मतलब हम लोगों की भी जब शादी हुई तो हम लोग को मन में ये था कि शायद ज्यादा दिन तक सुहागन नहीं रह सकते। मुझे याद है मेरी मौसी मुझे खाना खिला रही थी, हाथ से खाना खिला रही थी, स्कूल से आई थी मैं, तो अचानक एक व्यक्ति आए और उन्होंने मौसी को बुलाया, तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे पापा जी मर गए। ऐसा था कि कोई जीवित पुरुष नहीं था उस घर में। मुझे याद है क्लास 7th में प्रिंसिपल थी, तो उन्होंने आत्मबल लिखने को कहा बोर्ड पे। अच्छा। और हर बच्चा जाता था और लिखता था और कुछ गलती करता था और उसको फिर खड़ा कर दिया जाता। फिर मेरी बारी आई, पहली बार डगमगाते हुए बोर्ड तक गए। वो पहली बार था जब मैंने बोर्ड को टच किया था और उसमें ऐसे करके आत्म बल लिखा, मुंह में हलन छोड़ा। फिर अभी तक मुझे वो घटना याद है। अच्छा। बाद में जाके फिर छींटे से वो डंडी लगाई। फिर उन्होंने कहा, प्रिंसिपल ने, अच्छा बताओ तुमने सही लिखा? मेरा सर नीचे। फिर कहा, अच्छा बताओ सही लिखा? फिर मेरा सर नीचे। अरे बेवकूफ, तुमने बिल्कुल सही लिखा और तुम आत्मबल पढ़ रही हो और तुमने जरा सा भी आत्मबल नहीं है। तो उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि हम भी जीवन में कुछ कर सकते। तो किलकारी को एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही रजिस्टर्ड कराया था वहाँ। यहाँ भी एक खास बात है कि यहाँ एक रिक्शा वाला का बच्चा, एक IAS का बच्चा एक छत के नीचे एक साथ सीखता है, टिफिन शेयर करता है और एक दूसरे को समझता है। ये शायद देश में ऐसी जगह दूसरी नहीं। जैसे सुपर 30 में 14 बच्चे किलकारी के थे जिन्होंने ऋतिक रोशन के साथ अभिनय किया। कपिल शर्मा शो में कार्तिक ने अभिनय किया। इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज के 3 सीजन में हमारे बच्चे पहुंचे बहुत आगे तक। साइंस में कई पेटेंट बच्चों ने लिया। उन्होंने ऐसा फिल्टर बनाया, अभी भी उसका ट्रायल चल रहा है PhD डिपार्टमेंट के साथ। ग्रामीण सेक्टर में आर्सेनिक को हटाने का फिल्टर बनाया है उन लोगों ने। बच्चों का बच्चा बैंक है अपना, जिसमें बच्चे एक एक रुपया जमा करके लगभग आज के दिन में मुझे लगता है 90 लाख के करीब में उसका ट्रांजैक्शन बच्चों ने कर लिया। अच्छा। और वो क्या कि वो साइकिल भी पंक्चर होता है तो 1 रुपया और 5 रुपया निकालने बैंक में आते हैं। वाह। और जा करके अपना काम करते हैं। भूख लगती है तो टिफिन करने के लिए पैसे निकालने आते हैं। तो इतना मजेदार उनका ये है वास्तविक ट्रेनिंग, ये है वास्तविक शिक्षा, क्योंकि आगे के जीवन में करना यही है। नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। वादे के मुताबिक आज हम फिर हाजिर हैं एक किस्से के साथ, एक शख्सियत के जिंदगी के किस्से के साथ, जिसमें प्रेरणा है, हौसला है, हंसी है, खुशी है, थोड़े गम भी हैं। मुझे बात शुरू करने के पहले फिलिप लार्किन, एक बहुत मशहूर अंग्रेज कवि थे, उनकी एक पंक्ति याद आती है जिन्होंने कहा था कि चाइल्डहुड इज अ फॉरगॉटन बोर्डम। अब ऐसा क्यों कहा था? उनकी कुछ परिस्थितियां रही होंगी, उनकी कुछ बातें रही होंगी, लेकिन हाँ, ये भी सच है कि हमारे देश में भी ऐसे कई बच्चे हैं जो अपने बचपन को भूल जाना चाहते हैं, जिनके पास सहूलियतें नहीं हैं, जिनके पास सहारा नहीं है। लेकिन कोई तो ऐसा कभी खड़ा होता है जो इनके बचपन को एक खूबसूरत याद के रूप में तब्दील कर देने के लिए काबिल होता है, और उसके पास और भी कई गुण होते हैं। ऐसे ही एक शख्स के जीवन की कहानी सुनने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हैं वॉइस ऑफ पीपल के मंच पर, और हमारे साथ हैं श्रीमती ज्योति परिहार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो जैसा कि मैंने कहा, बचपन की बात क्यों की, ये धीरे धीरे आगे चल के सबको पता चलेगा, लेकिन जब बात शुरू हो ही गई है तो ये पूछ लेना लाजिम है, और मुझे लगता है ज़रूरी भी, कि आप अपने बचपन के विषय में कुछ बताएं। बचपन बहुत बड़ा ड्रामा था मेरा बचपन, पता नहीं क्या था जी। मेरी फादर बोकारो स्टील सिटी में इंजीनियर थे। अच्छा। और मेरे से बड़े 3 बच्चे थे, और नहीं, तीसरी हम थे। अच्छा। और तो शायद थोड़ा जल्दी आ गए थे जी। और मेरे बाद फिर एक बहन आई, तो थोड़ा जल्दी इशू की वजह से मेरी माँ उस वक्त उतने नौकर चाकर होते नहीं थे। बिल्कुल। तो बहुत परेशान रहती थी। तो मुझे नाना नानी अपने यहाँ ले गए। अच्छा। पालने। तो मेरी परवरिश पूरी दरभंगा में हुई अपने नाना जी के साथ। बहुत प्यार से पाला उन्होंने।
पर ये एहसास मन में था कि ये मेरा घर नहीं है। हाँ, ये नाना नानी का है। बच्चे बड़े भावुक होते हैं। हाँ, और एक हेजिटेशन भी था, शुरू से संकोच मन में एक रह गया कि कुछ भी बचपन वाला बचपना कभी नहीं रहा। जी। कुछ भी अच्छा भी लग रहा है तो कभी, मुझे याद है कि उस वक्त एक सिनेमा देखने जाते थे हम लोग रिक्शा पे बैठ के जी। तो हमेशा रिक्शे से देखते थे, एक टोकरी में कुछ गुड़िया रखी होती थी, कपड़े की बनी हुई सिंपल, वो हाथ सीधे डंडी वाली गुड़िया और धागे से आंख वाँख लगे हुए। तो उसको देखते थे बड़े गौर से मुझे, और उसमें सिल्वर कलर के उसके इयररिंग्स लगे होते थे। अच्छा। तो बड़े गौर से देखते थे, बड़ा लालच आता था देख के। लेकिन मैंने कभी घर में नहीं कहा कि मुझे वो गुड़िया चाहिए। तो जब बाद में कभी घर वालों को पता चला तो उन्होंने कहा क्यों नहीं कहा, एक बार कह के तो देखती। बिल्कुल। तो ये मेरा स्वभाव था बचपन से ही, संतोषम परम सुखम वाला। तो बचपन को बहुत खुल के नहीं जिया। ये बहुत बारीक बात आप अपने इस स्मृति के सहारे कह रही हैं, और मुझे लगता है कि दर्शकों और श्रोताओं को समझना चाहिए, आजकल के अभिभावकों को, वालिदैन को, पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि सब कुछ दे देना ही प्रेम करना नहीं होता है, और नाज अदा अंदाज जो बच्चे दिखाते हैं अपने घरों में, वो दिखाने का मौका आपको नहीं मिला। आपने उसको जब्त किया अपने अंदर कहीं ना कहीं, और बहुत संतुष्टि के साथ आप बड़ी हुई। मसलन वो गुड़िया का जिक्र जो आपने किया, वो आपने नहीं खरीदा या कहा नहीं किसी से खरीदने के लिए। तो इससे कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखाई दे रही है मुझे कि किस तरीके से आपने बहुत सारी चीज़ों को जब्त रखा होगा। एक्सप्रेसिव बहुत ज़्यादा नहीं रही होंगी। बहुत सारी घटनाएं भी घटी। मतलब मैं क्या कहूँ कि शायद फिल्मों में भी इतनी घटनाएं नहीं होती जो मैंने अपने बचपन में देखी। अच्छा। मैं क्लास 3 में पढ़ती थी। मुझे याद है मेरी मौसी मुझे खाना खिला रही थी, और हाथ से खाना खिला रही थी, स्कूल से आई थी मैं। तो अचानक एक व्यक्ति आए और उन्होंने मौसी को बुलाया। तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे पापा जी मर गए। और मुझे कैसे समझ में, हमको नहीं पता। थोड़ी देर में मौसी रोती हुई आई, तो मैं कंफर्म हो गई कि मेरे पापा जी का डेथ हो गया। और बाद में फिर हो हंगामा घर में, रोना होना, लेकिन किसी ने मुझसे कुछ नहीं बताया। सबको लगा कि ये शौक क्या होगा, रिएक्शन, छोटी बच्ची है। तीसरी में पढ़ती थी आप? हाँ, क्लास 3 में पढ़ती थी। तो कुछ एकाध हफ्ते बाद एक गांव वाले, एक सज्जन ने मुझे बड़े प्यार से बगल में बिठाया और बोला कि अच्छा तुम जानती हो क्या हुआ है? हम बोले हाँ हम जानते हैं। क्या हुआ है? हम बोले पापा जी मर गए हैं। तो उन लोग को लगा कि तुम कैसे जाने। और हमको भी आज तक हम नहीं सोच पाते कि हम कैसे जाने कि इतनी बड़ी, जबकि वो बहुत दूर थे उस वक्त, फोन की कोई ये नहीं थी, वो जॉब में थे। तो और इस तरह की घटनाएं हमेशा, मतलब मेरे ननिहाल में हमेशा घटती रहीं। कुछ दिन के बाद मेरे 2 मौसी, मेरी मम्मी 3 बहनें थी, एक एक कर उनके हस्बैंड का डेथ हुआ। हर 1 साल 2 साल के बाद किसी के डेथ की खबर। मतलब ऐसा था कि कोई जीवित पुरुष नहीं था उस घर में। मतलब अजीब, मतलब हम लोगों की भी जब शादी हुई तो हम लोग को मन में ये था कि शायद ज़्यादा दिन तक सुहागन नहीं रह सकते। अब ये कहीं ना कहीं बैठ गया था, ये बैठ गया था। मेरे नाना के 3 बेटियां और 1 बेटा था। तीनों बेटी विडो हो गई, और एक बेटा था वो भी काठमांडू में जॉब में थे, एकदम यंग एज में उनका भी एक्सीडेंट से डेथ हुआ, और एकदम से टूट गए वो लोग। तो जैसे हर 1 साल 2 साल के बाद जैसे इंतजार होता था कि अब पता नहीं अब किसके डेथ की, मतलब त्रासदियों से और ऐसे समाचारों से भरा हुआ सा बचपन बालपन पर कितना गहरा असर छोड़ता है, और कहीं ना कहीं एक अवसाद सा मन में बैठता चला जाता है। जो कि आपने कहा कि हमें लगता था बहुत दिन तक सुहागन नहीं रह पाएंगे, ये कहीं नहीं, ये वही साइकोलॉजिकल एक ट्रॉमा है जो जहन में रह जाता है। तो बोकारो स्टील सिटी मैं जाता हूँ, मैं गया हूँ, और मैं जानता हूँ शहर को भी, दरभंगा भी जानता हूँ, वहाँ भी जाना आना रहा है मेरा। तो बड़ा फर्क सा आ गया होगा, क्योंकि आप किस अवस्था में बोकारो से दरभंगा आ गई थी? वो तो मुझे याद नहीं, बहुत छोटे में आई थी। मतलब शायद चलना भी ढंग से मैंने नाना नानी के यहाँ सीखा, तो उसकी मेमोरी बाद में जो कभी एक आध बार गई आई, या पापा जी की भी मेमोरी बिल्कुल ना के बराबर है मेरे मन में।
कुछ जो सुनी बहनों से कुछ सुनी कहानियां हैं तो उसने एक पिक्चर खड़ा किया, लेकिन पर्सनल इंटरेक्शन बहुत कम था। तो बस ऐसा ही था। लेकिन नाना जी ने बहुत स्नेह से, बहुत प्यार करने वाले इंसान थे जी। ननिहाल में सबने बहुत प्यार किया। प्रकृति पे तो किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन बहुत स्नेह से रखा। बस यही है। नहीं, ये बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि कहते कहते भी और उन स्मृतियों में जाते जाते भी कई बार आदमी भावुक हो उठता है। कोई भी हो सकता है। त्रासदियों भरा बचपन रहा। आपने ये भी कहा कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करती थी, अभिव्यक्त नहीं करती थी अपनी भावनाओं को, लेकिन उसके बाद अभी जैसा कि हम आपको जानते हैं, जैसे सशक्त महिला के रूप में आप उभर कर बाहर आई हैं, और आप सिर्फ अपने लिए ही ज्योति नहीं हैं, आप इस पूरे समाज के लिए ज्योति हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए आपका होना किसी ज्योति के होने के जैसा ही है। तो ये अभिव्यक्ति जो ना कर पाना आपकी मजबूरी थी उस वक्त, लेकिन अभी कैसे धीरे धीरे आप उन्मुख कैसे हुई इस और इस दिशा में? कैसे लगा आपको कि मुझे कागज पर खुद को भी व्यक्त करना है या पढ़ना है? क्योंकि जिस घर में ऐसी त्रासदियां हो या ऐसे समाचार आते हो बराबर, तो वहां फिर ध्यान लगा पाना पढ़ाई लिखाई जैसी चीज में थोड़ा कठिन तो हो ही जाता है। और ये मान के चलते थे कि मुझे समझ में नहीं आता और हम कम समझते हैं या हम बेवकूफ़ हैं, हम बुद्धू हैं, ये मान के चलते थे अपने बारे में। और मुझे याद है क्लास 7th में पहली बार प्रिंसिपल थी तो उन्होंने आत्मबल लिखने को कहा बोर्ड पे। मुझे ही नहीं कहा, वो एक एक बच्चे को बुला रही थी। अच्छा। और हर बच्चा जाता था और लिखता था और कुछ गलती करता था और उसको फिर खड़ा कर दिया जाता था। अच्छा। तो सब फर्स्ट करने वाले लोग पहली पंक्ति में बैठते हैं, हम लोग थोड़ा पीछे बैठते थे, छुपे हुए रहते थे। तो एक एक पंक्ति जा रही है और खड़े हो जा रही है, तो और उसके बाद मेरी धड़कन बढ़ी जा रही है कि मेरी बारी आ रही है और हम क्या करेंगे। और फिर मेरी बारी आई, पहली बार डगमगाते हुए बोर्ड तक गए। वो पहली बार था जब मैंने बोर्ड को टच किया था और उसमें ऐसे करके आत्म बल लिखा, मौ में हलन छोड़ा। फिर अभी तक मुझे वो घटना याद है। अच्छा। बाद में जाके फिर छींटे से वो डंडी लगाई। फिर उन्होंने कहा, प्रिंसिपल ने, अच्छा बताओ तुमने सही लिखा? मेरा सर नीचे। फिर कहा, अच्छा बताओ सही लिखा? फिर मेरा सर नीचे। अरे बेवकूफ़, तुमने बिल्कुल सही लिखा और तुम आत्मबल पढ़ रही हो और तुमने जरा सा भी आत्मबल नहीं है। तो ये थी हालत। तो उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि हम भी जीवन में कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। केवल एक शब्द को बोर्ड पे लिखने पे वो पहली बार क्लास 7th में मुझे ये एहसास हुआ कि हम भी कुछ सही लिख सकते हैं। नहीं तो मान के बैठे थे कि हम नहीं समझते। मैं मैथ्स के क्लास हो, साइंस के क्लास हो, तो मेरा पहले ही कान आंख बंद हो जाता था। लगता था तो समझ में नहीं आएगा तो क्यों सुनना। तो यही बात अब हम बच्चों को बताते हैं कि बाबू तुम सब समझ सकते हो, कोशिश करो। तो जो मैंने गलतियां की अपने बचपन में, उसको जो सुधारा, अपने पे जो काम किया, तो उससे मुझे बहुत अच्छा रास्ता मिला बच्चों के साथ काम करने का और उनको बताने का कि वास्तव में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने पे भरोसा नहीं खोना, बच्चे का भी और पेरेंट्स का भी, जो वो हमेशा दूसरों से तुलना कर के बच्चों को डिमोटिवेट करते रहते हैं। और फिर कॉलेज में थोड़ा ठीक ठाक हो गया, पढ़ना लिखना अच्छा, नंबर अच्छी मार्किंग होने लगी, अच्छी पहचान होने लगी। फिर काम के क्षेत्र में आए और पता नहीं था ये एनजीओ सेक्टर क्या होता है, पर कोशिश की। हाँ, मैंने जीवन के हर दिन का ऐसे निचोड़ के इस्तेमाल किया। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया अपने जीवन के हर दिन को। बहुत बड़ी मतलब मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि अगर मैं ऊपर जाऊं तो मुझे जो जलेगा तो कुछ नहीं जले, मतलब एकदम खाली करके हम जा रहे हैं। जितना दे के हमको ईश्वर ने, प्रभु ने भेजा होगा, तो कुछ नहीं छोड़ा, एकदम निचोड़ करके हर दिन का इस्तेमाल किया।
और यही वजह है कि आज जहाँ दो बहुत सुंदर बातें आपने जो अभी कही, उसमें दो बड़े सूक्ष्म संदेश छिपे हुए हैं जो शिक्षक गण इसे देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे, आपको उन्हें भी ये सीखना चाहिए। आपने जो आत्मबल वाली घटना बताई, उसमें आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आपको बोर्ड पे बुलाया गया और आप पीछे बैठती थीं। तो दुनिया के हर क्लासरूम में, हर कक्षा में 3 तरीके के बच्चे पढ़ते हैं। एक जो ब्रिलियंट, जो पहले आगे खड़े हो चुके थे, एक जो मीडियोकर्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बदमाशी भी नहीं करते हैं और वो भी, और तीसरे जो बदमाश होते हैं। तो आप वो बीच वाली श्रेणी में थी जो बदमाशी भी नहीं करते थे और ध्यान भी नहीं देते थे। लेकिन जब आपको मौका मिला कुछ करके दिखाने का और एक प्रशंसा मिली, एक प्रशस्ति मिली, उसके बाद आपको अपना मार्ग दिखाई देने लगा। तो शिक्षकों से ये आग्रह है जो सुन रहे हैं, कि जो आपको देख रहे हैं, कि बड़ा ही एक सूक्ष्म संदेश है कि आप अपने मीडियोकर बच्चों को, जो कि औसत हैं, उनको प्रशस्ति दीजिए, उनको प्रशंसा दीजिए। वो कमाल कर सकते हैं। कोशिश करने की जरूरत है, उसकी प्रेरणा की जरूरत है। हमें अपनी विद्वता बच्चों पे झाड़ने की जरूरत नहीं है। बच्चों के लेवल पे आके उनसे बात करने की, उनको समझ, पहले तो उनको समझिए, फिर उनको कुछ समझाइए। सच पूछिए तो जितने अपडेट वर्जन है हमारे बच्चे, हम उतने अपडेट भी नहीं है। वो हमसे बहुत तेज गति है उनकी सीखने की, आगे जाने की। तो उनको अंडर एस्टिमेट ना करें और उनके हिसाब से अनुकूल होकर काम करें। बहुत अच्छा करेंगे बच्चे। हर बच्चे संभावनाओं का नया द्वार है। बिल्कुल, ये कितनी सुंदर बात है कि हर बच्चा संभावनाओं का, और ये बात किंडरगार्टन ने कही थी, जिनके नाम पर केजी सेक्शन बना हुआ है आजकल, कि हर बच्चा कुछ भी कर सकता है, उसमें संभावनाओं का संसार छिपा हुआ है। और आपने वो बात दोहराई और बहुत सही बात है। और आपके पास तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, उस पर भी हम बातें करना चाहेंगे। कि ये आपने बताया कि स्कूलिंग आपकी हुई वहाँ पर दरभंगा में, कॉलेज भी दरभंगा में ही भी था? हाँ, दरभंगा में एमए तक की पढ़ाई मेरी पूरी दरभंगा में। तो आपके कॉलेज का नाम? कुंवर सिंह कॉलेज था। अच्छा। और फिर यूनिवर्सिटी से एमए किया। अच्छा। और विषय क्या था? साइकोलॉजी। अरे, मनोविज्ञान। बिल्कुल, तभी आप इतना अच्छे से, इतने अच्छे से बच्चों की मानसिकता को, उनकी भावनाओं को समझ पा रही हैं। हाँ, पर कोई भी काम करे, अगर बच्चों थोड़ा सा माँ की तरह काम करे। कोई माँ कोई डिग्री लेके नहीं आती, पर वो जितना समझती है और जितने अच्छे से ट्रीट कर पाती है अपने बच्चे को, कोई नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल सही बात है। ये कहना सरल लगता है, लेकिन ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अभी तो वो सब भी मोबाइल में फंसे पड़े हैं। तो बहुत निराशा होती है कि बच्चा आखिर कहाँ जाके कहे अपनी मन की बात, कहाँ वो खुली जगह मिले उसके जीवन में, जहाँ वो खुद को निखार सके और अपने मूल स्वरूप को के सामने ला सके कि वो वास्तव में किस लिए आया है इस धरती पर। जी। तो एमए इन साइकोलॉजी करने के बाद निश्चित तौर पर जब आप पढ़ रही थी और एमए कर लिया था आपने, तो जाहिर सी बात है कि ये भी प्रश्न आया होगा कि क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे। हमारे यहाँ भोजपुरी में एक बड़ी मजेदार कहावत है कि बीए के बाद एमए, एमए के बाद केमए। ये बहुत मजेदार है, एमए के बाद केमए। तो एमए के बाद क्या करना था? अब तो ये आपने बिल्कुल सही बात कही। जी जी। और एक वुमेन होने के नाते मिडिल क्लास में थे। जी जी। तो दिख रहा था कि अब शादी का खतरा मंडरा रहा है। और मुझे तो सबसे बड़ा डर था कि मुझे तो कुछ करना था, ये नहीं पता था कि क्या करना। तो मैंने एक ही शर्त अपने घर वालों को बताई कि कहीं भी मेरी शादी कर दो, हमको कोई ये नहीं, मैं जानती भी नहीं कौन है, नहीं है, कहाँ है, पर एक ही शर्त है कि मुझे काम करने से ना रोके। मैंने इतनी ही सी शर्त रखी और ये शर्त मानी गई और फिर विवाह हुआ और काम मैं करती रही, बस करते करते यहाँ तक पहुँच गए। ये जो शर्त आपने रखी, ये शर्त उस वक्त सरलता से मान ली गई या फिर इसके लिए भी संघर्ष हुआ? उस वक्त सरलता से मान ली गई। अब वो ऊपर से या मन से नहीं मालूम। मैंने भी एक बैकअप प्लान रखा था। अच्छा, अरे तो वाह। बैकअप प्लान मेरा ये था कि अगर कुछ नहीं कर सके, खाली तो नहीं जाएंगे इस धरती से। ये इतना पोल्यूशन फैला के, इतनी गंदगी फैला के पूरे जीवन हम करते क्या है? धरती को नाशी करते हैं, वायुमंडल का, प्रकृति का शोषण ही करते हैं। तो खैर, भार बन के हमको नहीं जाना था इस धरती से।
एक वादा अपने से किया हुआ था, एक बैकअप प्लान जो किसी से बताया नहीं था जी। वो ये था कि अगर लोग मुझे काम करने नहीं देंगे तो कम से कम एक बच्चे को गोद लेंगे। अच्छा। और एक बच्चे के जीवन को संवार कर जाएंगे, ताकि ये जो एक शरीर का बोझ है उतना तो हल्का कर दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब काम करने वाली शर्त मान ली गई, विवाह हुआ आपका, कहाँ हुआ? पटना में ही शादी हुई। अच्छा, तो पटना आने का मार्ग बोकारो से होके, दरभंगा से होके पटना की तरफ आ रहा है। तो शादी के बाद आप? शादी के बाद फिर यहाँ निदान नाम की एक संस्था थी जी, वहाँ पे ज्वाइन किया मैंने, और वहाँ फील्ड का बहुत बहुत गहरा अनुभव हुआ। वहाँ पूरे स्लम में, झोपड़पट्टी में जाते थे और वहाँ उन महिलाओं के साथ, उनके बच्चों के साथ मिलना, काम करना, बहुत गहरा, मतलब वो सब लर्निंग आपको जीवन भर काम देती है जी। और मेरे फादर इन लॉ नाराज़ भी होते थे, क्या दिन रात झोपड़पट्टी में घूमते रहती है, और स्कूल का टीचर बन जाओ, 10 बजे जाओ, 5 बजे आओ, सबसे सेफ जॉब है। कहाँ झोपड़पट्टी में घूमते रहती हो? कोई मोबाइल भी नहीं होता था, सबको चिंता भी लगी होती थी कहाँ गई है नहीं गई है। तो खैर बाद में वही फादर इन लॉ इतने, अब वो शुरू में तो इतना पर्दा था घर में, उनसे बात नहीं, और मेरे अपने फादर नहीं थे, तो हम फादर इन लॉ को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि अच्छा, सुना था वो पढ़ते लिखते हैं, बीपीएससी कमीशन में मेंबर थे, आर्टिकल लिखते थे, मेरा भी लिखने का शौक था थोड़ा, तो हम सोचते उनसे खूब डिस्कस करेंगे, उनसे खूब बातें करेंगे, उनसे बहुत सीखने की बड़ी ललक रही जी। पढ़ने की ललक नहीं रही, लेकिन सीखने की, समझने की बहुत ललक रही, आज भी है। आज भी अगर किसी दिन से कुछ सीखने को ना मिले तो लगता है जैसा कुछ खाली सा चला गया जी। लेकिन अगर कुछ सीख लेते हैं तो वो एनर्जी डबल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो खुद की एनर्जी को मेंटेन करने के लिए तो फादर इन लॉ बहुत पर्दे वाले, उधर वहीं से प्रणाम करना पड़ा, वहाँ पे वो बैठे हुए हैं, हम सोच रहे हैं कहाँ फंसे यार तो हम सोचे थे बात करेंगे, प्रणाम करने के लिए भी इतनी दूर, लेकिन वही परिस्थिति बदली और इतना वो मुझे स्नेह किए। मुझे याद है कि मेरी मैं जॉब में थी, शुरू से काम करते थे, तो मेरी सास बेचारी परेशान, पहले वो 2 बेटे का टिफिन बनाती थी, अब उन्हें तीसरा का भी बनाता था। एक दिन वो परेशान होके बोली अपने मेरे ससुर जी को कि क्या है भैया, पहले 2 का ही बनाते थे, अब तीसरे का भी बनाना पड़ता है। तो ससुर जी ने कहा कि तुम क्यों समझती हो तुम्हारा 2 बेटा है, तुम समझो तुम्हारा 3 बेटा है और तुम तीनों के लिए बना रही हो। इतनी बड़ी बात कही। बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट, और ये सीखने लायक बात है। जो भी सुन रहे हैं कि अगर घर में आपके कोई महिला कार्य कर रही है और वो ऑफिस जाती है, कार्यालय जाती है, तो निश्चित तौर पर आपसे जो बन पड़े वो सहयोग करना ही चाहिए, क्योंकि एक पुरुष काम करे कहीं बाहर तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन अगर एक महिला बाहर काम करे तो उसके लिए 2 क्षेत्र बन जाते हैं। एक तो बाहर सपोर्ट चाहिए होता, बिना सपोर्ट के बहुत मुश्किल है महिलाओं के लिए आगे बढ़ना, काम करने। और बाद में तो मेरे फादर इन लॉ से मेरी इतनी दोस्ती हो गई, बाद में मुझे फिर अफसर्स फ्लैट मिला, मैं वहाँ आ गई, तो कोई भी इशू होता था तो वो मुझे फ़ोन करते थे, हम दोनों चुपके चुपके कहीं बाहर मीटिंग कर लेते थे और उनको गाड़ी से फिर वापस घर पहुंचा के हम अपने घर वापस, मेरे हस्बैंड तक को भी पता नहीं चलता था कि क्या इशू था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये निदान का काम चल ही रहा था। हाँ, तो इधर किलकारी क्या है? निदान के साथ के बाद फिर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की बिहार शिक्षा परियोजना परिषद वहाँ आई, और वहाँ के बाद फिर मैं किलकारी आई। तो किलकारी को एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ही रजिस्टर्ड कराया था, वहाँ लोग मुझे जानने लगे। इस बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे, क्योंकि किलकारी प्रसिद्ध तो है और अब तो खैर सब जानते हैं, और उसने कई बच्चों को सपना देखना सिखाया है, उनके जीवन को एक नया आयाम दिया है। हम सब परिचित हैं जो भी शहर के लोग हैं, और हमेशा मैं खुश होता रहा हूँ। शहर में रुकने का मौका तो कम ही मिलता है, हालांकि हूँ मैं इसी शहर का, लेकिन जब भी रहता हूँ तो मुझे एक संस्था दूर से ही दिखती है जहाँ सचमुच कुछ सेंसिबल, कुछ क्रिएटिव हो रहा है। तो ये किलकारी की स्थापना कैसे हुई, इसका विजन क्या था, मिशन क्या था, और अभी ये किस तरीके से काम कर रहा है, तो मैं चाहूँगा कि इन मुद्दों पर थोड़ा थोड़ा बताएं। तो एक्चुअली एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किलकारी की स्थापना की, रजिस्टर्ड कराया और इस्तेहार दिया था डायरेक्टर के पोस्ट के लिए, पहला इस्तेहार वही था। और मैं आई किलकारी में, मैं पहली स्टाफ थी, एक प्यून मिले थे मुझे।
सहयोग के लिए। और कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई ओरिएंटेशन नहीं, कोई बताने वाला नहीं, एक नई संस्था, उसमें मैं पहली व्यक्ति, तो कोई विजन नहीं, कोई मिशन नहीं, कुछ भी नहीं क्या पता है, क्यों कुछ भी नहीं पता। बस ये पता था कि बच्चों के लिए काम करना है। तो पहले मैंने सोचा कि देश में ये बाल भवन है, तो देश में और भी जगह बाल भवन चल रहे हैं, दिल्ली में चल रहा है और भी कई राज्यों में। तो शुरू में मैंने सोचा कि और जगह जाके देखते। तो शुरू में कई राज्यों के बाल भवनों को देखा, पर लगा कि नहीं, अपना रास्ता बनाना होगा। और बिहार के बच्चों की हमारा जो बाल भवन है, ये हम लोगों ने बिल्कुल साधनहीन परिवार के बच्चों को फोकस करके इसको चलाया। अच्छा। और यहाँ भी एक खास बात है कि यहाँ एक रिक्शा वाला का बच्चा, एक IAS का बच्चा एक छत के नीचे एक साथ सीखता है, टिफिन शेयर करता है और एक दूसरे को समझता है। ये शायद देश में ऐसी जगह दूसरी नहीं। मुझे तो लगता है कि सामाजिक समरसता स्थापित करने का इससे सुंदर प्रयोग हो ही नहीं सकता। ऐसा परिसर जहां समाज के हर तबके से, हर परिवेश से, हर पृष्ठभूमि से बच्चे आ रहे हैं और जिसमें कि निश्चित तौर पर आर्थिक और सामाजिक रूप से अंतर है, बैठकर साथ अपना जलपान साझा कर रहे हैं। कैसे मैनेज कर पाती हैं इतना कुछ? मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगता है, चाहे अनचाहे कैसे ऐसा हो गया हमारी सोसाइटी में कि अमीर घर के बच्चे अलग हो गए और गरीब घर के बच्चे अलग हो गए। जैसे पर ऐसी मंशा किसी की नहीं थी। बिल्कुल। पर चूंकि वो एक स्कूल अलग तरह का, उसकी फीस अलग तरह की, इस वजह से ये एक दीवार हम लोगों ने, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा खींच दी। और इतना बड़ा गैप है कि लोग एक दूसरे का टिफिन देख के चकित होते हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है या ऐसा भी घर होता है। बिल्कुल। तो ये सारे बच्चे किलकारी, सबसे पहले आपने बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में इतनी चीज़ें सिखाता है बच्चों को, और यहाँ पर हर तबके के बच्चे आते हैं और सीखते हैं। और बाकी के बाल भवन जो देश के अलग अलग राज्यों में हैं, वहाँ कुछ फीस चार्ज की जाती है, वहाँ पर कुछ देना पड़ता है। हर जगह तरह के बाल भवन है। कुछ बाल भवन में भी इसी तरह का किलकारी के, नेशनल बाल भवन में भी बहुत बस एडमिशन की फी होती है, नॉमिनल। जैसे हमारे यहाँ 10 रुपये है। अच्छा। 10 रुपये की फीस, उसके सारा कुछ साल भर फ्री। तो कुछ इस तरह के भी हैं, लेकिन ज़्यादातर काम भी बहुत कम बाल भवनों में होता है। जी। इस लेवल पे जाके कुछ बाल भवन है जो केवल गर्मी की छुट्टी में समर कैंप चला देते हैं। जी। तो यही है उनका। तो हर प्रकृति के लोग हैं, हर प्रकृति का बाल भवन। तो जब आप यहाँ आई, आपने बताया कि आप पहली यहाँ पर थी जिन्होंने सेवा दी, यहाँ पर आपने सबसे पहले ज्वाइन किया, तो फिर वो तो किलकारी का पहला वर्ष होगा जब आप आई होंगी। आप आई डायरेक्टर बनकर, निदेशक बनकर, तो क्या चैलेंजेस थे आपके सामने? कैसे बच्चों को खोजना पड़ा? ये शब्द, ये डायरेक्टर का शब्द मुझे समझ ही नहीं आता था कि अब मैं डायरेक्टर बन गई, मुझे बिहेव क्या करना है। डायरेक्टर कैसा प्राणी होता है, बड़ा खतरनाक शब्द था। तो खैर मेन चैलेंज था बच्चों को बाल भवन लाना। तो हम लोगों ने स्कूल में कैंप किए, गवर्नमेंट स्कूल में गए और वहाँ पे ट्रेनिंग दी, फिर बच्चों का एडमिशन कराया। उसमें बहुत सारे बच्चे जुड़ने शुरू हो गए और ये कैंप स्ट्रैटेजी बना करके बाल भवन की जो जगह मिली थी उसके आसपास के ही स्कूल में किया, ताकि बच्चों को आने जाने और सारे सरकारी विद्यालय ही हाँ, सरकारी विद्यालय, क्योंकि हमारा टारगेट वही बच्चा था, वही बच्चे थे। हाँ, इसलिए वहाँ जा करके। और ये चैलेंज हमेशा बना रहता है बाल भवन में। अब चूंकि इतना नाम हो गया बाल भवन का, तो अचानक से लगेगा कि अरे ये तो ज़्यादा संपन्न घर के बच्चे डोमिनेट कर रहे हैं, तो तुरंत हम लोग अलर्ट हो जाते हैं, फिर कुछ स्ट्रैटेजी बदल देते हैं। अच्छा। एडमिशन में इनकी सीट बढ़ा देते हैं। अगर लगा कि गर्ल्स का प्रेजेंस घट गया, तुरंत स्ट्रैटेजी बदल देते हैं, गर्ल्स को ज़्यादा एज तक एडमिशन देते हैं। अब चूंकि हमारे यहाँ अब तो बहुत भीड़ भी आने लगी और जगह लिमिटेड है, तो अब कंट्रोल मेरे हाथ में है। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा देखते रहना, खुली नज़र से क्या हो रहा है, कौन से बच्चे हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, इस पे चर्चा करना और इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है और सही टारगेट ग्रुप तक कैसे पहुँचे रहें। बिल्कुल, इस पे नज़र रखना ज़रूरी है। तो आपने बताया कि जो जहाँ पर बाल भवन या किलकारी अभी स्थापित है, जो उसको जगह मिली है, उसके आसपास के ही सरकारी विद्यालयों से आपने बच्चों को चुनना शुरू किया। और मुझे जहाँ तक पता है, जितना मैं जानता हूँ इस शहर को, कि जिस क्षेत्र की आप बात कर रही हैं, जिस इलाके की आप बात कर रही हैं, वहाँ से बच्चों को
घरों से उठाकर किसी एक जगह पर ले आना कि हम तुम्हें कुछ सिखाएंगे, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उनके अभिभावक भी एक बाधा के रूप में सामने आए होंगे कि नहीं मेरा बच्चा नहीं जाएगा या क्यों जाएगा, ऐसे प्रश्न भी तो आए होंगे। बहुत शुरू का तो चैलेंज था, वहाँ पे बच्चे लोग जुआ खेलते थे, जी, नशा करते थे। और शुरू में हमारे पास बिल्डिंग नहीं थी, तो 4 साल हम लोगों ने झोपड़ियाँ बना करके काम करना शुरू किया। तो इतनी चोरियां होती थी कि रोज शाम को पंखे को खोलना पड़ता था। उसको एक रूम मिला था राष्ट्रभाषा का, उसमें जाके लॉक करना पड़ता था और फिर दूसरे दिन सुबह आके पंखे को लगाना पड़ता था, फिर काम शुरू करना पड़ता था। बहुत तो वहां से ये काम शुरू हुआ। बच्चों के चप्पल इतने चोरी होते थे कि बच्चे रोने लगते थे। तो सबसे पहले जो कमरा बनाया वो जूता घर था, जिसमें बच्चों का चप्पल लॉक करके रखा जाता था तिजोरी में, ताकि चोरी ना हो जाए। चोरी ना हो जाए, जाते समय उनको मुस्कुराते हुए भेजा जा सके। मैं ये जानना चाह रहा था कि मुझे इन इलाकों के बारे में पता है, यहाँ पर अंडर प्रिविलेज्ड लोग ही रहते हैं, स्लम्स थे, और जैसा कि आपने बताया कि नशे की लत, चोरी, जुआ, ऐसे जितने भी व्यसन हैं वो बहुत कम उम्र से बच्चे पकड़ लेते थे और कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो जाते थे। तो ऐसा उनके साथ इसलिए होता था कि उनके घरों में भी ये माहौल नहीं था कि कोई बड़ा उन्हें ये समझाए कि तुम ये गलत कर रहे हो, क्योंकि बड़े भी यही कर रहे होते थे। तो ऐसे अभिभावकों के हाथ से निकाल कर बच्चों को किसी एक विशेष जगह पर ले आना कि हाँ तुम्हें कुछ सिखाया जाएगा, तो उनके अभिभावकों ने कोई आपत्ति नहीं जताई? शुरू में जो हमारे पास जो बच्चे थे ना, वो बच्चे थे जिनके अभिभावकों का कोई सरोकार नहीं था कि उनके बच्चे जुआ खेल रहे हैं, नशा कर रहे हैं, दिन भर कहाँ हैं। हाँ। उनको कोई सरोकार नहीं था। अच्छा। आज हम देख रहे हैं कि हमारे क्लासरूम के बाहर पेरेंट्स खड़े हैं, बच्चों को इनका इंतजार कर रहे हैं। तब वो परिस्थिति नहीं थी। और बिल्कुल वो सचमुच मेरा सबसे सही टारगेट ग्रुप था, जिसको पकड़ करके हमने काम करना शुरू किया। और उनमें जब चीजें बदलने लगी, और वही बच्चे सबसे आगे गए। वाह। वही शैतान बच्चे जिन्हें लोग कहते थे, बदमाश जिन्हें जो कहते थे, और वो बच्चे जब अब आके कहते हैं कि दी अगर किलकारी नहीं होता तो पता नहीं हम किस नशे में होते, हम किस जेल में होते, नहीं मिलती और कहाँ होते। बिल्कुल। और उनकी वजह से वो लड़कियां जब आके कहती हैं कि जब हम शुरू में आते थे तो लोग इतना कमेंट करते थे, इतनी रात तक कहाँ रहती हो, और आज जब वो अखबार में मेरा नाम देखते हैं तो पूरे मोहल्ले से बच्चे अब किलकारी आने लगे। तो केवल बच्चा नहीं, उसका परिवार नहीं, पूरे मोहल्ला, पूरी सोसाइटी की दृष्टि को बदलने का काम किया। ये आमूल-चूल परिवर्तन है, और ये तभी संभव है जब, क्योंकि बच्चा तो पहली इकाई है जो परिवार को पूरा करता है, और यही युवा बनेंगे और यही भविष्य है। तो उनको उस समय दिशा देना वाकई बहुत बड़ी बात है, बहुत काबिले तारीफ काम है। तो ये किलकारी केवल पटना में है या फिर? नहीं, अभी तो सभी कमिश्नरी के हेडक्वार्टर में पूरे बिहार में है। ये बिहार बाल भवन है, और सरकार का लक्ष्य है कि इसको हर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाया जाए। अभी कुल कितनी? अभी 9 जगह पे हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, प्लेग्राउंड, पूरी सुविधाएं बच्चों की, जैसा पटना में है लगभग वैसा ही बिल्कुल वैसा। दरभंगा में है, और हर जगह का बाल भवन है, दरभंगा में भी है। और वहाँ के अंचल के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है, वहाँ की कला संस्कृति के हिसाब से, वहाँ की भाषा में बच्चे कविताएं लिखते हैं। दरभंगा में है तो मिथिलांचल में लिखेंगे, वहाँ की लिपि सीखेंगे, और बड़ा अच्छा लगता है जब वहाँ की मधुबनी में पूरे बिल्डिंग को डिज़ाइन करेंगे, वहाँ के महाराजा के पैटर्न पे वहाँ की बिल्डिंग डिज़ाइन हो रही है। तो ये जो अलग एक फ्लेवर, कोशिश है कि जो हर राज्य, हर अंचल की जो विशेषता है उसको बाल भवन में संजो कर लाया जा सके और बच्चों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सके। बिल्कुल। किसी भी कला या उस विधा को संरक्षित करने का सबसे सुंदर उपाय यही है कि बहुत छुटपन से ही बच्चों के अंदर वो चीज़ डाल दी जाए, इंजेक्ट कर दी जाए, ताकि जब प्रस्फुटन हो और वो उभर कर सामने आए तो वो समाज में अपने साथ उसको लेकर आगे बढ़े, अगली पीढ़ी को भी सौंप सके। और अभी स्थिति हो गई कि हमारी स्थानीय भाषाएं विलुप्त हो रही हैं। मैथिली बोलने में हमें शर्म आती है, मगही बोलने में शर्म आती है, फिर कौन कल जानेगा इन भाषाओं को। तो जब बच्चे बचपन से इस भाषा पे काम करेंगे तो कम से कम इसकी इज्जत करना, अपनी धरोहर को संभालना, अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना सीखेंगे, चाहे अनचाहे। किलकारी में
लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है? हाँ बिल्कुल है। तो पटना वाले किलकारी में जो यहाँ की जो शाखा है, यहाँ पर लगभग कितनी किताबें होंगी और कैसी किताबें हैं वहाँ? अब तो हजारों किताबें हैं और हर तरह की किताबें हैं। मतलब चूँकि हमारे यहाँ परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट, स्पोर्ट्स, साइंस, क्रिएटिव राइटिंग 2500 विषय चलते हैं, उनसे संबंधित भी किताबें होती हैं। लेकिन हम कोर्स की भी किताबें रखते हैं। बहुत सारे बच्चे जो किताब नहीं खरीद पाते, जो किताब गवर्नमेंट स्कूल में किताब मिलने में देर होती है तो उनकी पढ़ाई रुक जाती है, तो वो सब बच्चे यहाँ आकर लाइब्रेरी में किताब पढ़ते हैं। और बड़ा अच्छा माहौल है। बड़े बच्चे, छोटे बच्चे को कोई टीचर नहीं है वहाँ, सब आपस में बच्चे ही एक दूसरे को पढ़ाते हैं। और उसमें और भी अच्छी चीज़ें, हॉस्पिटल है किताबों का, कॉपी का। किसी की कॉपी फट गई, किताब फट गई तो वो आके हॉस्पिटल में उसकी मलहम पट्टी होती है। ये बड़ा अनूठा है। और भी अनूठी चीजें हैं। अभी हम 2 और हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं। एक चप्पल का हॉस्पिटल, वाह, जहाँ बच्चे का चप्पल टूट जाए तो उसकी सिलाई और उसकी मरम्मत का काम हो सके। क्या बात है। और एक साइकिल का हॉस्पिटल, जो साइकिल पंचर हो जाए तो उसकी मरम्मत हो सके। बहुत खूबसूरत। गांधी जी ने ऐसा ही एक एजुकेशन मॉडल सजेस्ट किया था भारतवर्ष के लिए, और मुझे भी लगता है कि बच्चों को कम से कम ये चीज़ें तो सिखाई भी जानी चाहिए। और देश, आप विदेशों में जाएंगी, दूसरे देशों में जाएंगी, मैं नाम लेना चाहूँगा जापान का, यहाँ तक कि चीन का, ये देश जो बहुत अच्छी प्रगति कर रहे हैं, वहाँ के बच्चों में बचपन से ये चीज़ें होती हैं, उनको ये प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये जानकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये अस्पताल बोलना, उसको हॉस्पिटल बोलना, ये उसको थोड़ा सीरियस भी कर देता है, तो बच्चे मन से ये करेंगे और सीखेंगे। शब्द का बड़ा प्रभाव होता है, किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आप, वो असर को बदल देता है। बिल्कुल। अब जब शब्दों की बात चल ही गई है तो मुझे ये भी पता है, और जितना कि मेरी टीम ने रिसर्च किया आपके बारे में, तो ये भी पता चला मुझे कि शब्दों से भी अच्छा खासा राब्ता है आपका, अच्छा खासा संबंध है आपका। आप लिखती रही हैं, तो किस विधा में लिखती हैं आप? ऐसे पद्य लिखना ज़्यादा पसंद है जी। शब्द, समय कम है लोगों के पास जी जी, और पढ़ने कोई भी तो कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा कहने की कला और उसका एसेंस, चीज़ें जितनी कम होती है ना, प्रसाद जितना कम होता है, उसके प्रति श्रद्धा उतनी अधिक होती है। तो इसी भाव के साथ थोड़ी बहुत कविताएं कभी। और बड़े बड़े लोगों ने कहा भी है, अंग्रेजी के एक बहुत बड़े महान निबंधकार हुए, उनका नाम था फ्रांसिस बेकन। उनका कहना था कि आप जो भी लिखें वो संक्षिप्त लिखें, छोटा हो, गंभीर हो, असरदार हो। मैंने कहीं तो पढ़ा कि आपने बाल अधिकार, चाइल्ड राइट्स के बारे में भी कुछ काम किया है। हाँ, जब यूनिसेफ में थे, शुरू में यूनिसेफ के लिए भी काम किया, कुछ किताबें लिखी, कुछ प्रशिक्षण दिया। और सच पूछिए तो उसी वजह से पहली पहचान जो एक बननी शुरू हुई, थोड़ा जो घूमना शुरू किया, तो वो यूनिसेफ के प्रोजेक्ट की वजह से, और लगने लगा कि कुछ कर सकते हैं। हाँ, तो वो यूनिसेफ की प्रोजेक्ट की वजह से, तो उस वक्त बताते थे चाइल्ड राइट क्या है, लोगों को ट्रेनिंग देते थे, यूथ को। पर अब कर्तव्य पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कर्म पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अपना कर्म सब लोग करें ना, तो फिर शायद अधिकार बोलने की, मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूनिसेफ भी लगभग वही काम कर रहा है जो किलकारी कर रहा है, या दोनों के कामों में अंतर है? नहीं, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। वो थोड़ा बहुत बताएं। अंतर है। वो सैद्धांतिक है और अधिकारों की बात करता है, और हम बच्चों की क्रिएटिविटी को फोकस कर रहे हैं, जो यूनिसेफ के एजेंडा में नहीं है। तो हर बच्चा क्रिएटिव हो सके, किसी भी चैलेंज का खुद सामना कभी भी कर सके, इसके लिए, और उसकी पूरी पोटेंशियल को हम बाहर ला सके। बच्चा खुद बचपन में अपनी क्षमताओं को पहचान सके, उभार सके, इसके लिए किलकारी काम करती है। बिल्कुल। कहा भी जाता है कि आप 7-8 वर्ष की अवस्था तक जो विकास आपके मस्तिष्क का होना होता है वो हो चुका होता है, उसके बाद कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो चीज़ें होती हैं वो बस कहने देखने की होती हैं। तो उस समय ही अगर पकड़ लिया जाए और उस समय ही बता दिया जाए कि तुम्हारे में ये क्षमता है, और उसका विकास किया जाए, उसके संवर्धन के लिए उपाय किए जाएं, तो बहुत सुंदर हो सकता है। तो यहाँ कौन कौन सी विधाएँ हैं जो हम पटना के सेंटर में चलाते हैं, और क्या यही सारी सुविधाएँ और यही सारी विधाएँ बाकी के भी किलकारी सेंटर्स में हैं, या फिर कुछ अलग है, कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है? नहीं, हर जगह का अपनी
अपनी खासियत है, हर मिट्टी की अपनी खुशबू है, वहाँ के अपने विशेषज्ञ हैं, उनकी अपनी विशेषज्ञता है। सबसे बड़ी विशेषज्ञता जो किलकारी को चाहिए जी, वो चाइल्ड फ्रेंडली होना। बिल्कुल। सबसे पहले जो क्षमता चाहिए मुझे एक प्रशिक्षक के रूप में, वो उसके चेहरे पे एक मुस्कान हो, बिल्कुल, एनर्जी हो और चाइल्ड फ्रेंडली हो। उसके बाद पीछे से चल के आएगा, हाँ थिएटर के एक्सपर्ट हैं, डांस के एक्सपर्ट हैं, जो भी हैं, स्पोर्ट्स के हैं, साइंस के हैं, वो भी हैं। तो चूंकि हर जगह के में अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, तो वहाँ अभी जैसे भागलपुर में हमारा सितार वादन बहुत खूबसूरत हो रहा है। अच्छा। कहीं बांसुरी वादन बहुत खूबसूरत हो रहा है, बहुत सुंदर। कहीं रेसलिंग में बड़ी बच्चियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं, रेसलिंग भी। हाँ, तो बिल्कुल ये सब पटना में नहीं है। तो पटना से अलग जब कोई बाल भवन करता है तो मुझे और खुशी होती है कि हाँ, हमसे भी एक कदम आप आगे जा रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ नया सोच रहे हैं। और ये उन लोगों को शुरू से ही कहा हुआ है कि कोई भी चीज़ आपको रिपीट नहीं करनी। अच्छा। आपका अपना, आपकी अपनी मिट्टी है ना, उसकी अपनी खुशबू होगी, उस खुशबू को पहचानिए और उसको बढ़ाने के लिए काम करिए। पौधे भी लगाइए तो आप अपनी मिट्टी की लगाइए, यहाँ के पौधे निकाल के वहाँ मत ले जाइए। वाह, बहुत बढ़िया। आप ऐसा कहते हैं कि जो भी बातें कही जाती हैं, जो भी उक्तियां होती हैं, वो पहले भी कभी न कभी किसी ने कही होती हैं। हम कुछ भी नया नहीं बोलते। आपने जो बात अभी कही, वो उनको भारत की पहली कवित्री मानते हैं, टोरू दत्त। वो फ्रेंच में लिखती थी, उनकी कविता है मो पिया। तो उन्होंने भी यही बात लिखा था कि अपनी मिट्टी में ही फूल सबसे खूबसूरत खिलते हैं। उसको उखाड़ के कहीं और ले जाओगे तो वो खिलेंगे, वो सुंदरता नहीं होगी, वो सुगंध नहीं होगा। और वही बात आपने कही। तो यहाँ रहते हुए मैं भी कुछ बच्चों को जानता हूँ जो किलकारी से निकले और उन्होंने काफ़ी अच्छा नाम किया है अपना, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैं आपके यहाँ था, आपके प्रांगण में मैं कुछ बच्चों से मिला जिनकी आवाज़ इतनी प्यारी, इतनी तराशी हुई, मुझे लगा मैं रेडियो जॉकी को सुन रहा हूँ। मैंने कहा कि तुम्हारी आवाज़ तो बड़ी अच्छी है भाई, इतना अच्छा बोलते हो, रेडियो में ट्राई क्यों नहीं करते हो? तो उन्होंने पता है क्या उत्तर दिया मुझे? हाँ। कि हम रेडियो में ही बोलते हैं। और मैं चुप हो गया। दहले पे दहला। हाँ, एक बच्ची थी और एक बच्चा था, और वो इतने खूबसूरती से कहा उन्होंने कि मैं सोच रहा था एज एन एक्सपर्ट कि मैं इन्हें कुछ सलाह दे रहा हूँ, दिशा दे रहा हूँ। वो वहाँ पहले से पहुंचे हुए थे जहाँ मैं उन्हें पहुंचाने की बात कर रहा था। तो ये आकाशवाणी के साथ, दूरदर्शन के साथ कोई आपका हाँ, ये संबद्धता है आपकी, या फिर एक्चुअली बच्चे ऐसे, हमने जैसे 20 सब्जेक्ट का शुरू किया, उस 20 में फिर 20-20 रास्ते बनने लगे। अब मान जाइए कि थिएटर का बच्चा है तो कोई कैमरा चलाने लग गया है, हाँ। कोई लाइट डिज़ाइन करने लगा, कोई सेट डिज़ाइन करने लगा, कोई प्रॉप्स डिज़ाइन करने लगा, कोई डायरेक्शन करने लगा, कोई लिखने लगा नाटकों को। तो क्या कहें कि कैसे वो ऐसे, मतलब वो 20 सब्जेक्ट ऐसे 100 जगह पे अपना इम्पैक्ट छोड़ने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ खास विषयों में जैसे क्रिएटिव राइटिंग के बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। रेडियो प्रोग्राम हमारा, इसलिए हम लोगों ने शुरू में तो दूरदर्शन में भी कई गोष्ठियाँ इन लोगों ने की, रेडियो में की। अब तो अपना रेडियो प्रोग्राम हम लोगों ने लॉन्च कर दिया। मैगज़ीन निकलती है, शुरू में अखबार निकालते थे बच्चे, अच्छा। वो निकलते निकलते फिर मैगज़ीन बन गई। तो वो ऐसे फैलता जा रहा है इतना कि कंट्रोल से बाहर है अब मेरे भी। ये बच्चे अब इसको कर रहे हैं, शुरू में हम बच्चे को कर रहे थे, आज बच्चे किलकारी को कर रहे हैं और एक नया शेप दे रहे हैं। किलकारी की कुछ उपलब्धियां बताएं। ऐसे मैंने सुना तो काफ़ी है, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि कुछ ऐसी उपलब्धियां जो और प्रेरणादायक साबित हों सुनने और देखने वालों के लिए। उपलब्धि बहुत बड़ा शब्द है जी। एक बच्चे को बनते देखना, बढ़ते देखना, बदलाव देखना। एक स्पेशल नीड का बच्चा भी अगर किलकारी आता है, उसको जो बदलते देखते हैं और उसकी वजह से जो किलकारी का माहौल बदलते देखते हैं, जो प्रशिक्षकों की संवेदनशीलता बढ़ते देखते हैं, अन्य बच्चों की संवेदनशीलता बढ़ते देखते हैं, तो लगता है कि वो बच्चा हम पे उपकार कर रहा है हमारे पास आकर के। क्या बात है। तो इससे बड़ी उपलब्धि तो कुछ नहीं, पर अखबार वाले कुछ और उपलब्धियां निकालते हैं। तो उन उपलब्धियां, मैं उन्हीं उपलब्धियों की बात कर रहा हूं। तो उसमें लोगों को बहुत पसंद आता है अगर बच्चे फिल्मों में चले गए। अरे वाह। जैसे सुपर 30 में 14 बच्चे किलकारी के थे जिन्होंने ऋतिक रोशन के साथ अभिनय किया। कपिल शर्मा शो में कार्तिक ने अभिनय किया।
इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज के 3 सीजन में हमारे बच्चे पहुँचे बहुत आगे तक। साइंस में कई पेटेंट बच्चों ने लिया। उन्होंने ऐसा फिल्टर बनाया, अभी भी उसका ट्रायल चल रहा है पीएचडी डिपार्टमेंट के साथ। ग्रामीण सेक्टर में आर्सेनिक को हटाने का फिल्टर बनाया है उन लोगों ने। और मतलब किस फील्ड में उपलब्धियां नहीं है ये, मतलब वो स्पोर्ट्स हो, वो क्रिएटिव राइटिंग हो, हर दिन बच्चे अखबारों में इतने छपते हैं, मैगजीन में बड़े बड़े छपते हैं, आकाशवाणी रेडियो तो खैर। मैंने सुना कि किसी बच्चे ने नेशनल लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक बहुत हाँ, फिल्मों में खेल में बहुत गए आगे तक। फिल्मों को लेके कई बच्चे आगे तक गए, इंटरनेशनल लेवल तक गए। फिल्म मेकिंग में बड़े बड़े संस्थानों में अब किलकारी के बच्चे पढ़ रहे हैं, एफटीआई हो या फिर कैलकाटा वाला इंस्टीट्यूट हो। तो हर फील्ड में बच्चे, जैसे कहते हैं ना, पंख लग गए और उड़ान ऐसे देखते हैं कहाँ जा रहे हैं बच्चे। बच्चों का बच्चा बैंक है अपना जो बच्चे। हाँ, इस मसले पर मैं आने वाला था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहीं पढ़ा कि आपके यहाँ एक बैंक भी चलता है और शायद वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज भी है। किलकारी के 3 लिम्का बुक में रिकॉर्ड हैं कि रिकॉर्ड बनाने, हालांकि हम लोगों ने काम नहीं किया, पर काम किया तो हो गया। तो उसमें एक गुल्लक भी है जिसमें बच्चे एक एक रुपया जमा करके लगभग आज के दिन में मुझे लगता है 90 लाख के करीब में उसका ट्रांजैक्शन बच्चों ने कर लिया। अच्छा। और वो क्या कि वो साइकिल भी पंक्चर होता है तो 1 रुपया और 5 रुपया निकालने बैंक में आते हैं। वाह। और जा करके अपना काम करते हैं। भूख लगती है तो टिफिन करने के लिए पैसे निकालने आते हैं। तो इतना मजेदार उनका ये है वास्तविक ट्रेनिंग, ये है वास्तविक शिक्षा, क्योंकि आगे के जीवन में करना यही है। अभी जरूरतें छोटी हैं तो 1 रुपया निकाल रहे हैं, आगे की जरूरतें बढ़ेंगी तो बड़ा निकालेंगे। तो कितने अकाउंट होल्डर्स हैं आपके यहाँ लगभग? मुझे लगता है लगभग 50,000 के करीब में। 50,000? सॉरी, नहीं 5, मुझे नंबर अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल, नंबर हर दिन बदलते रहते हैं। मैंने सुना है कि ये नंबर, ये जो संख्या है, बुक में तो रिकॉर्ड बन बुक में दर्ज है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ट्रांजैक्शंस रोज हो रहे हैं। और ये भी सुना है मैंने कि ये सब कुछ बच्चे खुद ही करते हैं आपस में। सारा कुछ 3 बच्चों की कमेटी होती है और बकायदा इसका फिर ऑडिट भी होता है। तो पूरा सिस्टम सही चल रहा है, इसकी निगरानी भी सब लोग करते हैं और बच्चे इस बैंक को खूब आनंद उठाते हैं। अब मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूंगा कि आप वो कर रही हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत के किसी भी बाल भवन में वो नहीं हो रहा है। विश्व में भी पता नहीं कहां हो रहा है कहां नहीं, लेकिन मैं भारत की बात जानता हूं तो मैं भारत में तो कह सकता हूं कि नहीं हो रहा है कि आप फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ बच्चों को उन्मुख कर रही हैं, उनका आधार बना रही हैं। और आज के भारत में, वैश्वीकरण के बाद के भारत में, फाइनेंशियल लिटरेसी सबसे अहम चीज़ है। तो बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए। थैंक यू। बच्चे के जितने ही पैसे हैं, 10 रुपया ही है, बहुत छोटी सी इनकम है उनकी, लेकिन उसको संभालना सीखें, उसको मैनेज करना सीखें, उसका आगे के लिए प्लान करना सीखें, उसको ढंग से रखें, ढंग से उपयोग करें। जरूर हम लोग चाहते हैं बचपन से बच्चे यह सब करना सीख सकें। एकदम सीखना ही चाहिए। 5 साल बाद कहाँ देखती हैं आप किलकारी को? नहीं समझ सकते, कोई एकदम परे, सीमा नहीं, सोच से परे। बिल्कुल हर दिन एक नया न्यूज ऐसे आता है जी। कल आया कि अब विश्व भारती से, शांति निकेतन से 22 बच्चे आएंगे, इंटर्नशिप करेंगे किलकारी में। तो इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं के बच्चे अब यहाँ आते हैं इंटर्नशिप करने के लिए, देखने के लिए। तो हर दिन एक नया न्यूज़ आता है, तो पता नहीं जानता है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं इस उत्तर से ये काफ़ी संतोष मिलता है कि आपने अपने आप को कहीं बांधा नहीं है कि 5 साल बाद मैं यहाँ पहुँचूंगा या यहाँ पहुँचूंगी। कभी नहीं बांधा, शुरू से नहीं बांधा। कल्पनाएं बस हर दिन में क्या कर सकते हैं ना, उसका बेस्ट प्लान किया, इतना ही किया मैंने। एक दिन जब निकलने, सुबह उठते हैं, निकलते हैं, तो बस सेट होता है कि आज मुझे ये खत्म करना है। बस इतना ही किया, वर्तमान में जीना है। बस इतना ही करते करते यहाँ तक पहुंचे। बिल्कुल, इसको कहते भी हैं, एक बड़ा अच्छा टर्म है इसके लिए, इसको कहते हैं कार्पे डिएम, मतलब सीज द डे। आज के दिन को निचोड़ लो, जो आपने शुरू में ही कहा कि मैंने अपने पूरे शरीर को, पूरे मन को निचोड़ा है, एक दिन को जिया है। तो बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही खूबसूरत बातें हुई आपसे और
काफ़ी मज़ा आया और बहुत हौसला मिला होगा कई आपके सुनने देखने वाले लोगों को। और आपके लिए एक शेर याद आ रहा है मुझे, मैं कहना चाहूँगा कि अजीब शख्स था, किनारे आब खड़ा था मगर प्यासा था। कि नदी के किनारे भी खड़े रहकर प्यासा रह सकना मेरे हिसाब से तो हुनर है। तो आपने जो कुछ भी किया है वो बहुत है, और इतना है कि उससे बदलाव नजर आ रहा है और आगे भविष्य में और चीजें बदलेंगी। आपने सीमा में नहीं बांधा है, भविष्य को खुला छोड़ दिया है उड़ने के लिए। जैसे आप खुद उड़ती आई हैं, जैसे खुद आपने अपने जीवन को गढ़ा है, वैसे ही आप बच्चों को भी प्रेरणा दे रही हैं कि वो अपने जीवन को गढ़ें। तो ये बहुत हौसले की बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है। और हम सब जो इसे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, हम सबको प्रेरित होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि हमारे समाज में, हमारे शहर में एक ऐसा शख्स है जो लगातार सपनों के लिए काम कर रहा है, और अपने सपनों के लिए नहीं, उन सपनों के लिए जिनका बड़ा होना बाकी है, जिनका खिलना बाकी है। तो इस इंतज़ार के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि ये सपने बनते रहेंगे, चलते रहेंगे, हम फिर मिलेंगे, फिर ऐसे ही किसी नए किस्से के साथ, ऐसे ही किसी नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।